अ, मेरा नाम सुफियान है, जैसे कि हुमायूं बता चुके हैं। और मैं इस सेक्टर में कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। और प्रोफाइल तो आप लोगों के साथ शेयर हो गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसकी डिटेल में जाना चाहिए। इस ट्रेनिंग के हवाले से मैं आपको इसका फर्स्ट सेशन में नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क और ग्रासरूट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वेलकम किया था। और ये एनएचएन का बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस सेंस में है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, और ई लर्निंग, और फिर एम लर्निंग यानी कि मोबाइल लर्निंग, और दैन गेमिफिकेशंस, जो तीन नई चीज़ें जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी के वजह से हमारे सामने आई हैं, उसको कितनी जल्दी हम अडॉप्ट करते हैं। और ये उस लिहाज से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एन का कि इसको किस तरीके से हम अडॉप्ट करते हैं। यस, शुरू में तो कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कनेक्टिविटी के चैलेंजेस होंगे, कुछ कैपेसिटी रिलेटेड होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम तमाम को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है। और आई वुड रिक्वेस्ट के डू बियर विद अस। अगर कहीं पे कोई इस तरह की कनेक्टिविटी का कोई इस तरह का इशू होता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वी शैल इम्प्रूव। मैं थैंक यू वेरी मच हुमायूं। हम आगे बढ़ते हैं इस कोर्स की तरफ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट, इस पे हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक मैं पोल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस पोल के अकॉर्डिंगली आई वुड लाइक टू नो कि अभी 13 के करीब लोग जो हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे इसके साथ। तो आप जो हैं वो आई वुड लाइक टू नो कि आप एक दूसरे को कितना जानते हैं। कि लाइक 1 से 5 लोगों को आप आपस में, जो 13 लोग कनेक्टेड हैं, 6 से 10 लोगों को आप जानते हैं, 11 से 15 के बीच लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, क्योंकि आगे कनेक्टिविटी नहीं है, तो इतने आप पोल कर सकते हैं। तो मैंने पोल ऑन कर दिया है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओके। ओके। सुफियान भाई सालल लगारी एंड तस्लीम खान, आपका रिस्पांस, वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। ओके। सना जुल्फ़कार हैं जो 6 से 10 लोगों को जानती हैं। इसके अलावा बाकी सब फर्स्ट रेंज में, 1 to 5 लोगों को अ, हम जानते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब हम ये ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू रखेंगे, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के बारे में हम फर्दर जान लेंगे। और मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड भी करूँगा। इसमें कोशिश हमने की है, इस टेक्नोलॉजी में कुछ अपॉर्चुनिटी मौजूद है इस सेंस में कि हम आपस में डिस्कशन कर सकें ग्रुप्स में भी। लेकिन बिफोर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जब सना के साथ डिस्कशन हो रही थी कि हम इस ट्रेनिंग को नीड बेस्ड रखें, टेलर्ड रखें। और उसके लिए जो है वो आपके पास जो है वो लर्निंग नीड असेसमेंट फॉर्म भिजवाया गया, जिस पे आपने रिस्पॉन्सेज भेजे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इसको आपको ईमेल भी कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ 3 स्लाइड्स में मैं आपके मेजर की रिजल्ट्स जो हैं उन रिस्पॉन्सेज के शो करना चाहूँगा, जिसकी बेस पे हम इस कोर्स को आगे डिज़ाइन किया है और फर्दर इसको टेलर किया है। इसमें देखें, जो सबसे ज़्यादा, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कंटेंट्स का, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो 85.93 है। और ये प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट को कंटेंट में जो है वो आपने शो किया है कि इसको लिया जाए। देन जो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, इस पे आपने कहा है कि इसको टाइम जो है वो दिया जाए, ये कि आप इसको बारे में जानना चाहते हैं। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट अगेन एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है।
जिस पे आपने हाईलाइट किया, और देन प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के किस तरीके से इन तमाम नॉलेज एरियाज जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एचआर, कम्युनिकेशन, इनको किस तरीके से बेहतर तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। सो ये आप लोगों के रिस्पॉन्सेज थे कंटेंट के हवाले से। और फिर एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन रिगार्डिंग था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स के हवाले से कि आप किस प्रोसेस ग्रुप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो 88.89 है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, और नो डाउट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग, ये दो ऐसे प्रोसेस ग्रुप हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जिसमें आप लोगों ने अपना इंटेंट शो किया है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। देन कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग हो, इसलिए हमने जब इनिशियली इसको डिस्कस किया सना के साथ, NHN के ऑफिशियल्स के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि टूल्स एंड टेक्निक सिखाए जाएं, ताकि उससे जो ऐसे टूल्स हो के आगे चल के यूज़फुल रहे, उन टूल्स एंड टेक्निक्स पे बात हो। तो उस पे जो आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, वो एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का LFA पे अच्छी रेटिंग हमारे पास आई है। देन जो रिस्क रजिस्टर है उसके हवाले से हमारे पास अच्छी इनपुट आई है कि इस पे जो टूल्स एंड टेक्निक है उस पर बात की जाए, उसके टूल्स एंड टेक्निक सिखाया जाए। और देन MNE फ्रेमवर्क की बात है। सो ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिस पे रेटिंग जो है वो हाई आई है। बाकी भी है लेकिन हम उनको भी ऐड करेंगे, लेकिन कोर्स में हमको ये कोशिश करेंगे कि इन एरियाज़ को और इन टूल्स को ज़्यादा फोकस किया जाए। ओके, इसकी बेस पे जो हमने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो सेट किए हैं कि इस ट्रेनिंग के एंड पे पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द की टर्म्स एंड द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये देख लें कि कुछ की टर्म्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उन मिसकंसेप्शंस को दूर कर लें और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात जो बेसिक्स हैं उसको डिटेल में देख लें। प्लस आई वुड लाइक कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड हैं हम उनको ज़रूर टच करें। सो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड पे फोकस रहे हमारा, उस पर कुछ डुएबल, कुछ ऐसी लगेंगी, कुछ आपको चैलेंजेस लगेंगे कि इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए और हम कर सकते हैं, और इस पाकिस्तान में मुख्तलिफ NGOs या INGOs उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नॉलेज एरियाज़ की बात होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और जिसमें ये 10 नॉलेज एरियाज़ हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, इसी तरह के ये 10 एरियाज़ जिनसे आप वाकई में जो पहले वाली स्लाइड में आप देख चुके हैं। एक्सप्लोर एंड यूज़ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है 8 सेशंस के। आज का जो सेशन है उसके अलावा बाकी तमाम सेशन में हम टूल्स एंड टेक्निक्स पे बात करेंगे। आज क्योंकि एक बैकग्राउंड देंगे, हम एक ओवरव्यू लेंगे, कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट है अगर हम इसकी बात कर लें तो ओवरव्यू एंड बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस पर बात कर लेंगे। फिर लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस की बात करेंगे, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन पे बात होगी, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एंड इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। ये वो कंटेंट्स हैं जो कि हमने डिराइव किए हैं और इन 8 सेशंस में हम इनको टच कर सकते हैं। LNA की बेस पे, लर्निंग नीड असेसमेंट जो हुआ था उसकी बेस पे हमने ये कंटेंट प्रायोरिटी वाइज सेट करके उसको किया है। इसके अलावा अगर आप फील करते हैं कोई और कंटेंट आपके पास जो है वो चैट की ऑप्शन ओपन है, आप उसमें भी सुजेस्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो फिर हम बाद में NHN की टीम जो है उसमें देख लेगी कि उसमें किस तरीके से हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जैसे कि हमायूं जिक्र कर रहे थे, अभी हम कोई भी एक दूसरे के सामने तो नहीं है लेकिन सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इस कनेक्शन में कुछ पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब डिफरेंट ओपिनियंस के लिए हम कहेंगे इंटरेक्टिव हमने सेशंस रखने हैं,
तो अपनी ओपिनियन ज़रूर दें और दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी दें। इंटरेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम डिफरेंट ड्यूरेशन में सेशंस के आपको कुछ पोल्स जो हैं, कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ रेज किए जाएंगे, आप उनको ज़रूर जो है वो एड्रेस कीजिए। और जैसे आपको बता चुके हैं हमायूं कि आपके पास अपर स्क्रीन पे मौजूद है रेज़ हैंड की ऑप्शन। जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है रेज़ हैंड की मेरे पास आ जाएगी। मैं फिर आपका, अगर आप माइक पे बोलना चाहेंगे तो आपका माइक जो है वो ऑन कर दूंगा, और अगर आप वर्बल करना टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की ऑप्शन भी नीचे चैट में मौजूद है, आप उस पर देख सकते हैं। इसके थोड़ा सा आज भी जैसे कि कुछ साथी बहुत टाइम पे कनेक्ट हो गए थे, लेकिन कुछ साथी जो हैं वो लेट हो गए और ऑब्वियसली मेजॉरिटी तो हमें कनेक्ट ही नहीं आज कर पाई। और हम मेक श्योर ये करेंगे कि हम इस जो है वो पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। आपका काम ये रहेगा, बिकॉज मैं आपको आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली नहीं देख पाऊँगा, तो आपका काम ये रहेगा कि आप मुझे विद लाइक ड्यूरिंग द सेशन कहीं पे आप एडवाइस करना चाहते हैं कि सेशन इज़ नॉट वर्किंग इन द वे दैट इट शुड बी, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मिस्टर सॉले जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इनका माइक ऑन कर रहा हूँ। सॉले आप बोल सकते हैं, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है। आपकी आवाज़ हमको नहीं आ रही मिस्टर सॉले। मिसेस सॉले लगारी साहब, आपका माइक ऑन है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बोलिए। ओके, मेरा ख्याल है कि वो कनेक्टिविटी का कोई इशू हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि लाइक हमने इसको शॉर्ट किया है कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो इंट्रोडक्शन को हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखा है। कोई यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो हम कुछ बेसिक्स पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट? आपके नज़दीक प्रोजेक्ट है क्या? सो प्रोजेक्ट की जब हम बात करें तो प्रोजेक्ट में ये कुछ हाईलाइटेड कीवर्ड्स हैं, और इसमें अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्परेरी एंडिवोर होता है। मैं जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो जब हमें प्रोजेक्ट को मिलता है वॉश का, हेल्थ का, फूड न्यूट्रिशन का, तो उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, और उस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाता है, एंड हो जाता है। सो पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है इसकी कि ये एक टेम्परेरी एंडिवोर होता है, और ये किस लिए होता है? यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, सर्विस के लिए, कोई यूनिक सर्विस प्रोवाइड करनी है, या रिज़ल्ट जो है कोई देना है, उस हवाले से इसको जो है वो किया जाता है। सो अगर हम इस पे देखते हैं तो प्रोजेक्ट एक आर्जी अमल है, आर्जी एक एक्शन है जो कि उसका एक स्टार्टिंग टाइम है और एक एंडिंग टाइम है। प्रोजेक्ट जब भी होता है तो एक यूनिक सर्विस देता है, या रिज़ल्ट देता है, या प्रोडक्ट देता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। आप कहेंगे कि
अगर हम वॉश का प्रोजेक्ट बार बार किए जा रहे हैं और उसी तरह से किए जा रहे हैं तो क्या वो एक यूनिक प्रोजेक्ट रहेगा? द आंसर इज़ येस। और वो इस तरीके से कि जब फॉर एग्जांपल एक फ्लड आया और फ्लड में आपने वॉश का प्रोजेक्ट किया, एक जगह पे उसी जगह पे अर्थक्वेक आता है, आप उस पर जो है वॉश का प्रोजेक्ट कहते हैं, तो आपका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, तो अल्टीमेटली वो जो सर्विस है उसकी एक यूनिकनेस आ जाती है, क्योंकि आपको पता है जो ही कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो उसके साथ उसकी कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो फ्लड में कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ होता है, डिज़ास्टर जो अर्थक्वेक है उसमें कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ होता है, दो कि आप वॉश पे ही काम कर रहे होते हैं, उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई दफ़ा टाइम जो है वो आपका यूनिकनेस ले आता है कि टाइम मुख्तलिफ औकात में जब एक ही काम आप कर रहे होते हैं, लोग मुख्तलिफ हो जाते हैं जो उसमें यूनिकनेस लाते हैं, आपको नए सिरे से कम्युनिटी को मोबिलाइज करना पड़ता है। सो प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्परेरी एंडिवर है और जो एक यूनिक रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सॉरी ये मैंने कोई और खोल दिया, इसमें खोल जो है यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पोल आया है, क्वेश्चन है जो कि इस डेफिनेशन से रेलेवेंट है। मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट इनफ? इफ़ यस और नो, व्हाई? आप अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं वो नीचे दे सकते हैं। आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा अपने रिस्पॉन्सेज जो कि अभी पोल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। प्लीज़ जिनका आंसर नो में है वो थोड़ा सा जस्ट अपनी डेफिनेशन शेयर कर दें। हम सुनना चाहेंगे उनसे जिनका आंसर नो में है, ख़ास तौर पे कि वो क्यों समझते हैं कि मिस्टर तारिक सईद, अगर आप एक्सप्लेन कर सके नो, आपके माइंड में क्वेश्चन है, अगर आप वर्बल टेक्स्ट में करना चाहते हैं टेक्स्ट में कर दें, अगर नहीं तो मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, जैसे आपके लिए कन्वीनियंट है। मिस्टर तारिक सईद फ्रॉम दुआबा फाउंडेशन, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ओके, राइट। हमारे पास जो इनपुट आई है इस इनपुट के अकॉर्डिंगली ये है कि मेजॉरिटी एग्री करती है कि यस है, लेकिन 3-4 जगहों पे जो मुझे इनपुट मिली है मैं उस पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक इनपुट है कि जो टाइमलाइन शुड बी इंक्लूडेड। सो जो टेम्परेरी का वर्ड यूज़ हुआ है, टेम्परेरी का वर्ड जो है वो टाइमलाइन के लिए ही यूज़ हुआ है कि ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एक एंडिंग पॉइंट है, एक टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। सो आई थिंक ये बहुत क्लियर है यहाँ से। और दूसरी तरफ जो एक हमारे कोलीग ने हमसे ये पूछा है कि थोड़ा सा इसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं, और फर्दर एलेबोरेट ये है कि जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में अगर आप अपने एक्सपीरियंस में देखें, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एजुकेशन प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने
जो है वो टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स, कोई फ्लड आया है उसमें टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स बनाने हैं। अगर आपने टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स बनाने हैं तो उस एक कैंप के अंदर, तो वो कैंप जब तक वहाँ पे रहेगा वो प्रोजेक्ट की सस्टेन, वो प्रोजेक्ट की नौइयत जो है वो इस तरह की होगी कि वो जो ही कैंप वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे तो वो टेम्पररी लर्निंग सेंटर भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसको एक अगले फेज़ पे उसको लेके जाना होगा। सो इस लिहाज से ये टेम्पररी होगा। जब हम यूनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो यूनिक प्रोडक्ट जो है वो ऑब्वियसली सर्विस या रिज़ल्ट की फॉर्म में इस तरह से हो कि हम अगर टेम्पररी लर्निंग सेंटर रहीम यार खान में बनाया है तो वहाँ पे डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगे, मुजफ्फरगढ़ में बनाया है डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगे, सिंध में उमरकोट टट्टा में बना रहे हैं डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह से केपी में अगर हम बना रहे हैं, बन्नू में बना रहे हैं, डेरा इस्माइल खान में बना रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हर जगह पे मुख्तलिफ हो सकता है, तो जो कि उस की जो यूनिकनेस को इंश्योर कर रहा होता है उस सर्विस की, उस रिज़ल्ट की। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कोई चीज़ आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो, इस मोर लाइक कि अगर आप कोई चीज़ आपके प्रोजेक्ट की जो आउटपुट है वो रिलेटेड है प्रोडक्ट बनाने, कोई नई चीज़ बनाने पे, तो ऑब्वियसली उसमें हर दफ़ा आप जब नई चीज़ बनाएंगे तो वो बन जाएगी एक यूनिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को बार बार बनाए जा रहे हैं तो वो यूनिक प्रोडक्ट नहीं रहती, वो ऑपरेशंस में आ जाती है। इसलिए हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑपरेशन का, तो वो ऑपरेशन में चली जाती है। सो हम नेक्स्ट में चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कुछ मिसकंसेप्शन जो हैं वो हमारे यहाँ पाई जाती हैं प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के हवाले से। आप को क्या लगता है कि प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में कोई डिफरेंस होता है? अगर डिफरेंस होता है तो क्या डिफरेंस होता है? ज़रा ओके, मुश्तबा आप बोल सकते हैं, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया। हेलो मुश्तबा। हेलो। जी सर, हेलो। जी आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बोलिए। तो अच्छा सर, ये जो प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन होती है ये कम अरसे के लिए होती है, जबकि प्रोग्राम होता है ये किसी भी इदारे के लिए लॉन्ग टर्म होता है। और जो प्रोजेक्ट चलते हैं वो एक प्रोग्राम के अम्ब्रेला के नीचे ही चल रहे होते हैं, इनका ड्यूरेशन ठीक है। शॉर्ट होता है। ओके ये इसका ग्रेट। है फर्क। ओके, मुश्तबा के नज़दीक जो है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो शॉर्ट होता है और ड्यूरेशन वाइज, जबकि प्रोग्राम जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। कोई और साथी? ओके, मिस्टर जाहिद, जाहिद साहब आपका माइक ऑन हो गया। जाहिद साहब आपका माइक ऑन हो गया, प्लीज़ बोलिएगा। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई जी बताएं कहाँ किसी और साथी का। हेलो। ओके। मोहम्मद सदीक साहब। मोहम्मद सदीक साहब, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, प्लीज़ बोलिएगा। सदीक साहब बोलिएगा, आपका माइक ऑन है। ओके। जाहिद भाई की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन जाहिद भाई बोल रहे थे। ओके, ऑलराइट। एक हमारे पास आई है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो टेम्परेरी होता है और प्रोग्राम जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। लेट्स सी दी डेफिनेशन। A group of related projects, sub-programs and program activities managed in a coordinated way to obtain benefits not available from managing them individually. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम्स जो हैं वो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मिलके एक प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक प्रोजेक्ट है वाटर सप्लाई का, जो कि अल्टीमेटली आपके एक प्रोग्राम में जो कि वॉश का है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपका एक प्रोजेक्ट है जो सैनिटेशन का है, जो कि उसमें कर रहा है, हाइजीन का है, जो कि उस प्रोग्राम में वॉश के प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इस तरीके से ये है कि प्रोजेक्ट जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस सबसेट ऑफ प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट, एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलके एक प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेटेड वे से मैनेज किया जा रहा होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं एक प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका आपस में लिंकेज भी बनता है, जिस वजह से जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक प्रोग्राम के गोल में हो रही होती है। जो एक प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव और गोल होता है उसमें मिलके वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली प्रोग्राम जो है उसका ये भी हो सकता है कि उसका सब प्रोग्राम कोई एक जो कि इस नौयत का हो। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये प्रोग्राम टेम्परेरी हो सकता है या नहीं? तो उसमें भी एक चीज़ है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे या सब प्रोग्राम नहीं होंगे तो ये टाइम से तो बाउंडेड हैं, टाइम लिमिटेड तो हैं। अगर आपको उससे रेलेवेंट चीज़ें नहीं मिलती और वो आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते तो आप किस तरीके से प्रोग्राम को लेके चलेंगे? तो उसके लिए इंटरवेंशन ज़रूरी है। सो कुछ ऐसी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो अगर आपकी चल रही हैं, जिसकी सस्टेनेबिलिटी, आपके पास जो फंडिंग या अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं, तो वो प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर जाएगा। सो अगर वो रेगुलर वो मौजूद है तो ठीक है, आपका वो प्रोग्राम चलता रहेगा। अगर उसकी फंडिंग अवेलेबल नहीं है और आपकी वो रुक जाती है तो अगेन फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे प्रोग्राम को भी जो है वो टाइम लिमिटेड जो है इसकी होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोग्राम्स में इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ रिलेटेड वर्क आउटसाइड द स्कोप ऑफ डिस्क्रीट प्रोजेक्ट इन द प्रोग्राम। प्रोजेक्ट मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ प्रोग्राम बट प्रोग्राम विल ऑलवेज हैव प्रोजेक्ट्स। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट कर सकता है बट अ प्रोग्राम विल ऑलवेज हैव प्रोजेक्ट्स, और उसमें हमेशा जो है वो प्रोजेक्ट रहेंगे। ओके, हम जो है वो सदीक साहब को सुन नहीं पा रहे। चले खैर, सदीक साहब आप हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं आपको। पोर्टफोलियो एक वर्ड यूज होता है। ये 3 P's हैं, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो।
अब हम पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं तो पोर्टफोलियो एक नेक्स्ट लेवल है, और वो नेक्स्ट लेवल क्या है? Portfolio refers to a collection of projects, programs, sub-portfolios, operation managed as a group to achieve strategic objectives. Now यहाँ पे एक वर्ड की टर्म यूज हुई है strategic objectives, जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है पोर्टफोलियो, जो कि यूजली एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, जो इसमें कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सब पोर्टफोलियोज होते हैं, जिसमें यूजली हम कहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो जब हम पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसमें वो सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम और सब पोर्टफोलियोज पूछ रहे हो रहे होते हैं, जो कि उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो ये एक डिफरेंस है जो मैं एग्जांपल इसकी देता हूँ आपको। जैसे DFID इन पाकिस्तान, इनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, मैं DFID को प्रमोट नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि रिड्यूस पॉवर्टी एंड हेल्प बिल्ड ए प्रॉस्परस एंड स्टेबल कंट्री। ये है अब DFID का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इन पाकिस्तान। सो अब इससे रेलेवेंट जो इस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ये उसके पोर्टफोलियो का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान में। DFID का पोर्टफोलियो इन पाकिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि उनके प्रोग्राम इसके अंडर कौन से आते हैं, जैसे पाकिस्तान नेशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम उनका एक प्रोग्राम है, पंजाब एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम एक उनका है, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोग्राम है, एंटरप्राइज एसेट ग्रोथ ESDP, उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग इन्होंने की हुई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की उनकी आ भी रही हैं। ये एक स्लाइड है जो कि आपको एक लिंक बनाने में हेल्पफुल है कि प्रोजेक्ट प्रोग्राम किस तरीके से पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फॉरगेट अबाउट द टेक्स्ट जो कि बीच में लिखा हुआ है, जस्ट देखिए कि लिंकेज कैसे डेवलप होता है। अब आपके जहन में जो है वो आपके जहन में सवाल आएगा कि मैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के बारे में क्यों जानूं? जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं या प्रोग्राम कर रहा हूं तो पोर्टफोलियो के बारे में जानना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? यूजली आप देखें, आप जब अपने प्रोजेक्ट टीम से पूछते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछते हैं कि अच्छा ये जो काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे, किस ऑब्जेक्टिव में, किस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि लोग जवाब नहीं दे पाते, लिंक नहीं कर पाते उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को कि हम अल्टीमेटली बढ़ किस तरफ से रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये प्रोजेक्ट करने का, ये प्रोग्राम करने का। और उसमें जो है वो ये होता है कि आपको, जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। अगर आप में से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो डेवलप किया हो स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, जो 3 से 5 साल, यूजुअली जो 5 साल की ड्यूरेशन का बनाया जाता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आज अगर ये पॉइंट A पे खड़ी है तो हम इसको पॉइंट B पे, C पे, D पे, E पे 5 साल बाद ले जाएंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप ये तय करते हो कि जी आप इस वक्त जियोग्राफिकली सिंध के किसी खास इजला में काम कर रहे हैं, KP के किसी खास इजला में काम कर रहे हैं, पंजाब या बलूचिस्तान के, कश्मीर के, तो हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं अगले 5 साल में। अगर एक्सपैंड करने वाले हैं तो कितने ज़िलों तक या कितने सूबों तक हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। अब इस तरह का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका पोर्टफोलियो का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होगा, और आप इस पोर्टफोलियो को अचीव करने के लिए आपका स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान डेवलप करते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें आपके उस 3 से 5 साल में जो आपने करनी होती है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। सो पोर्टफोलियो इज़ अ स्ट्रेटेजिक लेवल, और फिर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट जो हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं। ओके, लगारी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? लगारी साहब, मैंने आपका माइक जो है वो ऑन कर दिया है, आप
बोल सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लगारी साहब, आपका माइक ऑन है, प्लीज़। मेरा ख्याल है लगारी साहब का माइक जो है वो काम नहीं कर रहा, इसलिए हम तक आवाज़ उनकी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि इस सेकंड टाइम के हम उन्हें नहीं सुन पाए। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे जब हम अगली टर्म जो हमारे पास आ जाती है, हमने प्रोजेक्ट को देख लिया, हमने प्रोग्राम को देख लिया, हमने पोर्टफोलियो को देख लिया। हर एक डिफरेंट डोमेन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक, डिफरेंट स्किल्स जो है रिक्वायर्ड हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट जो है वो इन्वॉल्व है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट होता है। हमारी इस ट्रेनिंग का जो मेन मकसद है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो हमें ये जानना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है। ये जो मैं आपके साथ डेफिनेशन शेयर करूंगा, ये PMI यानी कि PMI है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट US, उनका स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जिसको वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज के नाम से कहते हैं। उनका एडिशन 5 है। ये उसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड जो है वो तमाम प्रोजेक्ट, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के हों या सोशल सेक्टर के हों, उनके लिए एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड है, जो कि डिफरेंट हमें सर्टिफिकेशन भी देते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। पाकिस्तान में भी इनके ऑफिसेज मौजूद हैं। अगर आपने कभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे सर्टिफिकेशन का कोर्स करना हो और फिर आप में सर्टिफिकेट लेना हो, पहले आपको PDUs लेने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is the application of knowledge, skills, tools and techniques for project activities to project requirements and objectives। अब देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए। नॉलेज एरियाज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स आपके साथ इस ट्रेनिंग में होंगे, और जो स्किल्स आपके डेवलप होंगे उन टूल्स एंड टेक्निक को, क्योंकि स्किल्स का ताल्लुक इस्तेमाल करने से है, कोई चीज़ करने से है। जब आप करेंगे तो आपका वो सर्टेन स्किल सेट भी इन्वॉल्व होगा। तो हम कोशिश ये करने वाले हैं कि इन 8 सेशंस में हम इन तीनों एरियाज को, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में फिट इन होते हैं और हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, हम वो कर सकें। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेशन है उस नॉलेज की, स्किल्स की, टूल्स एंड टेक्निक्स की, जो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को और ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हमें कौन देता है? प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो कि यूजुअली डोनर ड्रिवन होती, लेकिन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो कि आप जब बेसलाइंस करते हैं, आप लोगों से डाटा लेते हैं, बेनिफिशरी से इंटरेक्ट करते हैं, अपने स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी बेस पे जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो रिक्वायरमेंट उधर से भी आती है। और आपको पता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को विन करते हैं, प्रपोजल लिखते हैं, तो उसमें एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी होता है। सो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनकी एप्लीकेशन को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। आई होप ये क्लियर है आपको। हमारे पास जब अब अगली टर्म है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट। सो हमने प्रोजेक्ट की बात कर ली, हमने प्रोग्राम की बात कर ली, हमने पोर्टफोलियो की बात कर ली, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं ह्यूमैनिटेरियन की तरफ। पहला सवाल ज़हन में आता है कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म है क्या? देखिए, आप दुनिया के कोई भी मजहब का जिक्र करें तो एक चीज़ हर एक में आती है, और वो ये एक जुमला, एक मफहूम जो है वो आपको मिलेगा, और वो ये कहते हैं, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी वही करें। ह्यूमैनिटेरियनिज्म के जो गुरुज हैं, उन्होंने इसको इसी तरीके से डिफाइन किया है कि आप
जिस तरीके से जो चीज़ जिस तरीके से अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए, अगर आपको डिग्निफाई वे से कोई चीज़ दी जाए, आपको वैसे पसंद है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप वही सर्विसेज दूसरों को दे रहे हैं तो उनकी डिग्निटी का भी ख्याल रखना है। अब देखिए जैसे नॉर्थ वजीरिस्तान में वो लोग जो कि बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले, जब ऑपरेशन हुआ तो उन्हें मजबूरन बन्नू कोहाट डेरा इस्माइल खान में आके रुकना पड़ा। अब उन्हें लाइन में भी लगना पड़ा, जो कि कभी जान तो दे देते थे लेकिन इस तरह से हाथ नहीं फैलाते थे किसी के सामने। सो डिग्निटी, लाइन में लग के वो सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ी। तो हर एक कल्चर की आपने जो कल्चर होता है डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिहाज से, और उसके थ्रेश होल्ड हर एक कल्चर में मुख्तलिफ होते हैं। सो ह्यूमैनिटेरियनिज्म ये डिमांड करता है कि आप लोगों की डिग्निटी का ख्याल रखें, ये मेक श्योर करें कि किसी भी लेवल पे उनकी डिग्निटी हर्ट ना होने पाए। आप उनको असिस्टेंस दें लेकिन डिग्निफाइड वे से, आप उनको असिस्टेंस दें लेकिन प्रोटेक्ट करके, उन आपके किसी अमल की वजह से उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो ख़तरे में ना पड़ जाए। आपने वॉशरूम कोई ऐसी जगह पे बना दिया जहाँ पे थोड़ा वो दूर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो शाम के वक्त विमेन को प्रॉब्लम हो सकती है उसकी। मुश्तबा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। अल्ताफ हुसैन साहब ने हैंड रेज किया। पहले मुश्तबा साहब से सुन लेते हैं, मैंने दोनों के माइक ऑन कर दिए हैं। मुश्तबा प्लीज बोलिएगा। मुश्तबा आप, अल्ताफ भाई आप बोलिए, मुश्तबा की हम तक आवाज नहीं आ रही। अल्ताफ भाई आप अगर प्लीज मुझे लिख के भिजवा दीजिए अगर नहीं सामने आ रहा। सना बोलना चाह रही है, मैंने इनका ऑन कर दिया माइक। सना प्लीज आप बोलिएगा। सना, हेलो। ओके, आई थिंक कुछ इशू है, सना की आवाज़ भी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। राजा इफ्तिखार साहब आपकी आवाज़ मेरे तक भी नहीं पहुंच पा रही। पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई इशू हो, लेकिन मीनवाइल मैं आपके सामने जो है वो एक पोल रख रहा हूँ कि हमारे ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसको क्रिटिकली पढ़िए और रिस्पॉन्स कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ओके, मेरे पास इस वक्त 7 रिस्पॉन्सेज आए हैं आउट ऑफ 20। प्लीज़ बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए। 14 हो गए। ओके, all right, that's good. So ये रहे रिजल्ट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पहला ऑब्जेक्टिव जो कि टू सेव लाइव्स, जब भी कोई भी डिज़ास्टर आता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जाए।
सो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में पहला ऑब्जेक्टिव, मिसाल के तौर पे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो पहला काम इंसानी जिंदगियां बचाना है। ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये, और बिल्कुल ये टॉप प्रायोरिटी पे होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो टू एलिविएट सफरिंग, जिस पे हमें 35.7 रिस्पॉन्सेज मिले हैं। जब लोग अफेक्ट होते हैं डिज़ास्टर से, वो सफ़र कर रहे होते हैं, किस लिहाज से आप देखें कि कैसा बंदा कि वो लम्हे में घर से बेघर हो गया है, लम्हे में उसके पास जो रूटीन में उसके फूड के स्टॉक से वो अवेलेबल उस तरीके से नहीं है जैसे होते थे, उसकी वो रूटीन लाइफ उस तरीके से एकदम से बदल गई है 180 डिग्री पे। सो वो सफ़र कर रहा है। सो ज़िंदगी जब बच गई तो अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो उनकी सफरिंग को दूर करना। तो इसका मतलब है ह्यूमैनिटेरियंस में अगर हम प्रोजेक्ट जो भी कर रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट्स का फोकस ये रहना चाहिए कि किस तरीके से हम उनकी सफरिंग को, वो सफरिंग पहले तो है कौन सी, और जो भी सफरिंग है हम अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू किस तरीके से उसको एलिविएट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सेकंड, थर्ड जो है 78.5, आई एम प्लीज्ड, दैट्स गुड कि लोग ये समझ रहे हैं कि टू मेंटेन ह्यूमन डिग्निटी ड्यूरिंग एंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ क्राइसिस एंड नेचुरल डिजास्टर। एक दौर था जब ये होता था, लोग ये समझते थे। अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज में आप देखते हैं लोग वर्ड यूज करते हैं चैरिटी का, इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी में भी चैरिटी, अतिया, ट्रस्ट, समथिंग लाइक दिस आता है। अभी जो नया फिलॉसफी है, ख़ास तौर पे अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, फेयर मिनिमम स्टैंडर्ड में बात करें, तो वो ग्लोबल फिलॉसफी ये बात करती है कि आप किसी को जो सर्विसेज दे रहे हैं वो आप कोई चैरिटी, कोई इस तरह की चीज़ उनको नहीं दे रहे। आप एक उनका राइट है, पानी उनका राइट है वो आप उनको दे रहे हैं, खुराक उनका राइट है आप उनको दे रहे हैं, लिबास उनका राइट है आप उनको दे रहे हैं, शेल्टर उनका राइट है आप उनको दे रहे हैं, तो आप उन पे एहसान नहीं कर रहे। पहली चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो राइट बेस्ड अप्रोच है। यूएन के जितना भी चार्टर हैं उनमें भी आपको इसी तरह से राइट बेस्ड अप्रोच ही मिलेगी। सो ये राइट बेस्ड आपके प्रोजेक्ट जितने भी हों वो राइट बेस्ड जो है वो बात करते हो। अब डिग्निटी का डायरेक्ट लिंक उस राइट बेस्ड अप्रोच के साथ है। आप किसी को खैरात पे कुछ चीज़ दें और जिस तरीके से दें वो, और आप किसी का हक उसको पहुंचा रहे हो, अमानत के तौर पे पहुंचा रहे हो, आप डोनर से पैसे लेके उससे कुछ चीज़ें लेके उनकी सप्लाईज लेके उन तक पहुंचा रहे हैं। सो आप तो बीच पे अमीन हैं जो कि आपने उसी तरीके से उन तक पहुंचानी है। और इनफैक्ट उनकी उस सफरिंग की वजह से ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरा यकीन यही है कि उनकी सफरिंग की वजह से हमारी रोज़गार, हमारा घर का चूल्हा भी उन्हीं की वजह से चलता है। तो उनको डिग्निटी देना, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना, उनकी ईगो का ख्याल रखना हम पे बहुत ज़रूरी है। ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स पे हमारे प्रोजेक्ट्स को भी उसी तरीके से ना सिर्फ प्लान होना चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। टू prevent and strengthen preparedness for the occurrence of such situations। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जैसे 2005 में, क्योंकि हम काफ़ी इमेच्योर थे सोशल सेक्टर और ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर, इस तरह के बड़े डिज़ास्टर को रिस्पॉन्स करने के लिए उस वक्त हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं थे, हम ट्रेंड नहीं थे। तो उस वक्त बाज़ जगहों पे आपने आफ्टर शॉक्स में बाज़ लोगों का नुकसान, इस तरह के कैंप्स ऐसी जगह पे लगा दिए गए जहाँ पे आफ्टर शॉक्स जो हैं उसकी वजह से जो है वो फर्दर नुकसान हुआ, क्योंकि वो एरिया डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में था। तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेने हैं उसको देखना है कि वो ना सिर्फ पहले वाले डिज़ास्टर, फर्दर तो नहीं हम उसको कहीं ऐसी जगह पे लोगों को धकेल रहे जहाँ पे वो फर्दर नुकसान में चले जाएंगे। सो प्रिपेयर्डनेस और प्रिवेंट करना
कोई फर्दर नुकसान, फर्दर डिज़ास्टर हैजर्ड्स को, वो भी इस हमारे ह्यूमैनिटेरियन एक्शन का, प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहना चाहिए। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एक्शन की, तो हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन में उसको इंश्योर होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। और जब ह्यूमैनिटेरियन एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, और करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो पहला कॉज होता है। वो एक्शन जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन हम दे रहे हैं वो वजह बनती है किसी एक खास की। फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर आया है, वो ड्राउट हो सकता है, वो ब्लास्ट हो सकता है, वो डेंगी हो सकता है, वो अर्थक्वेक हो सकता है। तो एक वजह है जिस वजह से हमें ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। सेकंड, उसका एक टाइम स्केल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्लड हर साल आ रहे हैं, अर्थक्वेक की एक फ्रीक्वेंसी आपको अंदाज़ा हो जाता है, सुनामी का। सो एक उसकी टाइम फ्रेम होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ स्लो जो सेट होते हैं डिज़ास्टर, उनका तो अंदाज़ा हो जाता है। जो सडन ऑन सेट होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनकी भी बहुत सारे डिजास्टर प्रोन एरियाज में उनकी भी जो है वो खतरात मौजूद होते हैं, हैजर्ड मौजूद होते हैं। प्रिपेयर्डनेस उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स की आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एरिया अफेक्टेड, जब भी हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो डिज़ास्टर से जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनसे रेलिवेंट हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। किस तरह के लोग अफेक्ट हुए हैं, क्या उनकी सफरिंग है, उनकी नीड्स क्या हैं, उस नीड्स के अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना। स्टेट एंड नेशनल कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड सर्टेन लेवल, ये देखा जाता है कि पहला रिस्पॉन्डेंट जो होता है किसी भी डिज़ास्टर का, वो रिस्पॉन्डेंट कौन होता है? वो रिस्पॉन्डेंट होता है जो अफेक्टी है और जो कम्युनिटी उधर की। जब उनके स्कोप से बाहर निकल जाता है तो फिर स्टेट आ जाती है। अगर स्टेट के स्कोप से बाहर निकल जाता है तो फिर यूएन को स्टेट रिक्वेस्ट करती है, और यूएन जब को रिक्वेस्ट किया जाता है तो इंटरनेशनल डोनर को अपील करता है, वो डोनेशन की अपील करता है। सो इस पूरे सर्कल में जब वो डोनेशन आती है तो फिर एनजीओज, INGOs का शुरू होता है। सो इस प्रोजेक्ट की नौयत में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन एक्टर्स जो हैं, उनकी कैपेसिटी को भी देखा जाता है कि उनको रिस्पॉन्ड करने की क्या कैपेसिटी। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जब आप ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इंटरवेंशन कर रहे होते हैं। अब इसको ज़रा इस पॉड में आप देखिए अपना, इसके अंदर उसका उस साइकिल के जो फेजेस है उनको अपने मुताबिक जो है वो आप अरेंज कर दीजिएगा। आपके नज़दीक पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। Now this is the pod. Okay. Please ignore the previous one. ओके, यहाँ पे आप प्लीज़ आप लोग आप इंडिविजुअल कर लीजिए कि आपके नज़दीक पहले कौन सा प्लान, एनालाइज, असेस, डिज़ास्टर, इम्प्लीमेंट एंड MNE में सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा है, आप टाइप कर दीजिए। आप इसका सीक्वेंस टाइप कर लीजिए। साइकिल तो जाहिर है हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीक्वेंस इस साइकिल में पहले आपके नज़दीक क्या चीज़ है, फेज़ है, फिर कौन सा फेज़ है, फिर कौन सा है। जैसे इमरान ने कर दिया, नियामत की तरफ से मुझे रिसीव हो गया। दैट्स गुड, दैट्स गुड। 7 responses. What about the rest of the participants? 8.
बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। 9 रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं। Anybody else? Are you guys with us? ओके, ये रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव हुए हैं अभी तक 11। और आप बाकी लोगों के रिस्पॉन्सेज भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से बाकी पार्टिसिपेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है। उनके नज़दीक सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ओके, डिज़ास्टर। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख लेते हैं कि डिफरेंट जगहों पे हमें प्रोजेक्ट साइकिल के फेजेस मुख्तलिफ डिफरेंट नामों से मिलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। एक ये मॉडल है आपके सामने, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट साइकिल है। इसमें डिज़ास्टर आता है तो असेसमेंट होती है, यानी कि नीड असेसमेंट। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में नीड असेसमेंट सबसे पहले आपको पता है मीरा की फॉर्म में किया जाती है, जो मल्टी इंडेक्स रैपिड असेसमेंट है। जो नीड असेसमेंट किया जाता है उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद उसमें प्लान एंड डिज़ाइन किया जाता है प्रोजेक्ट, और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है और मॉनिटर एंड एवेल्यूएट किया जाता है। और मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन इज़ लाइक इस साइकिल में मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन में हमारे पास डेटा आता है, फाइंडिंग्स आती हैं, हम उसको दोबारा एनालाइज करते हैं। दोबारा एनालाइज करते हैं तो कुछ और चेंजेस हम करते हैं और फिर प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। अब आ जाते हैं एडवोकेसी। एडवोकेसी इज़ अ क्रॉस कटिंग थिंग। आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर तक कुछ ना कुछ मैसेजेस ऐसे पहुंचाने पड़ते हैं जिस पे वो अपने अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकें। तो वो हर जगह पे आपको ज़रूरत पड़ती है, वो नीड असेसमेंट के फेज़ पे हो, एनालिसिस के फेज़ पे हो, तो आपको वो मैसेजेस जो हैं वो देने पड़ते हैं। इसलिए क्रॉस कटिंग है। सो ये एक मॉडल है जो कि ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट साइकिल, अगर आप गूगल भी करें तो आपको बहुत सारे डिफरेंट तरह के मॉडल्स नज़र आएंगे, और वो प्रोजेक्ट की अपनी नौइयत पे भी डिपेंड करता है। जो साइकिल है प्रोजेक्ट की नौइयत पे भी डिपेंड करता है। इसका एक और मॉडल जो कि PMIU यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट USA ने जो अपना रखा है, जो कि मुझे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लगता है, वो मॉडल स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। इस मॉडल को 1 मिनट के लिए ज़रा गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाला मॉडल जो है इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस किस तरह से है। ऑलराइट, इसमें देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी प्रोजेक्ट में। आप इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को, इस लेवल पे आप जो है वो नीड असेसमेंट भी करते हैं, इस लेवल पे आप प्रपोजल राइटिंग जो कि इनिशियल हाई लेवल की होती है वो करते हैं। इसके बाद आप प्लानिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं, डिटेल इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स आप बनाते हैं।
जिसमें आप बना रहे होते हैं स्केजुअल मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, आप कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, आप प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, आप क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन प्लान बना रहे होते हैं, सो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बना रहे होते हैं। इस तरह के शॉर्ट जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्लान्स होते हैं जो कि डिटेल्ड होते हैं, उन तमाम कंपोनेंट को कवर करने के लिए वो आप बना रहे होते हैं। अगर नेक्स्ट एरो पे आप आए तो नेक्स्ट एरो पे आपको जो है वो ये नज़र आएगा कि इस तरफ ये एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस। उसके बाद जब प्लान हम कर लेते हैं तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और अगर सही रहता है और वो चलता रहता है, अगर उसमें फर्दर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा प्लान करते हैं। लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और एवेल्यूएशन प्रोसेस को ओवरऑल सारा देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, प्रपोजल राइटिंग में भी मॉनिटरिंग ज़रूरत है, क्या जिन्होंने प्रपोजल राइट करनी है वो अपना अपना काम उस तरीके से टाइमली मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिसको जो रोल दिया है, किसी ने डाटा कलेक्ट करके देना है तो वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, किसी ने जो फाइनेंशियल कंपोनेंट पे, किसी ने टेक्निकल कंपोनेंट पे काम करना है, तो अपनी अपनी टाइमलाइन के मुताबिक स्टाफ इन्वॉल्व है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे भी मॉनिटर कंट्रोल करना पड़ता है। सो ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग तमाम फेजेस में चलती रहती है, इसलिए वो आपको ग्रे में नज़र आ रही है। ये ग्रे एरिया सारा जो है वो ये शो कर रहा है, लाइट ग्रे, सिल्वर सफारी। और जब वो प्रोजेक्ट या प्रोसेस क्लोज हो जाता है तो उसका एग्जिट फेज़ आ जाता है, एंड प्रोजेक्ट आता है। यानी कि डिफरेंट फेजेस होते हैं। आपने नीड असेसमेंट का एक पूरा फेज़ है तो उसका एक पॉइंट आएगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो अगले फेज़ में दाखिल हो जाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इमेज जो है वो फिट इन होता है। सो ये है जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड साइकिल है प्रोसेस ग्रुप का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, अगर बाहर भी आप कहीं किसी फॉरेनर्स के साथ भी बात करेंगे तो ये एक ऐसा है कि इसका प्रॉपर रेफरेंस दें। PMIU का ये मॉडल है, उस मॉडल को सारे रिकग्नाइज करें। ये हो गया प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट। अब हमने अभी तक जो बात कर ली है, हमने प्रोजेक्ट से शुरू किया, प्रोग्राम पे आए, पोर्टफोलियो पे हमने बात की, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है इसको समझा, हमने जो है वो ये बात कर ली कि ह्यूमैनिटेरियन एक्शन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके करैक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। और फिर हमने देखा कि प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट कौन सा है, साइकिल। अब हमारे पास 7 मिनट्स हैं, एक लास्ट डिस्कशन करनी है और मुझे जो आपके रिस्पॉन्सेज चाहिए हैं वो रिस्पॉन्सेज चाहिए चैट के अंदर। आप प्लीज़ बताइए कि प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं आपके नज़दीक, प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? हम प्रोजेक्ट की सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं। जी, आपके रिस्पॉन्सेज, प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? Dear participants, लैक इन प्लानिंग, शारून ने कहा लैक इन प्लानिंग, पुअर प्लानिंग। अफरीदी साहब, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू वीक मॉनिटरिंग। ओके। तारक सईद साहब ये कह रहे हैं ड्यू टू प्लानिंग बिकॉज इशू डू नॉट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग असेसमेंट। ओके। सदीक साहब का ये कहना है लैक ऑफ बेटर प्लानिंग। जाहिद अली साहब कह रहे हैं आई थिंक लैक इन नीड असेसमेंट। अगर नीड असेसमेंट अच्छी नहीं है तो इस वजह से प्रोजेक्ट अच्छा प्लान नहीं हुआ, अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ, तो वो फेल हो जाता है। राजा इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं कि
no proper need assessment, no proper planning according to ground realities, lack of resources। ये कहना है कि रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं किए होते इस वजह से। वीक एनालिसिस अल्ताफ साहब का कहना है। इमरान साहब कह रहे हैं कि लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, वेरी नाइस प्लानिंग। ताहिरा आजम कह रही हैं पुअर असेसमेंट वाइल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन देन एग्जीक्यूशन, वीक एमएलई सिस्टम्स। ओके, मोहम्मद सदीक साहब कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, टाइम पे हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, इस वजह से फेल हो जाते हैं। ताहिरा आजम ने बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ इशारा किया है, इनकॉम्पिटेंट टीम जो है, हमारे पास टीम कॉम्पिटेंट नहीं होती। जब ह्यूमैनिटेरियन में हम रिस्पॉन्स करना होता है, हर चीज़ में जल्दी जल्दी हमें करना होता है, तो हमें अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं मिल पाता। मुश्तबा अफजल साहब कह रहे हैं प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू नॉट फॉलो डिज़ाइनिंग। ओके, जो डिज़ाइन किया होता है उसको फॉलो नहीं करते, अलहदा से जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। तस्लीम खान, लैक ऑफ प्लानिंग एंड टाइम शॉर्टेज। ओके, राजा इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे हैं इनकम्पिटेंट टीम। ओके, नियामत अली, लैक ऑफ स्किल्ड स्टाफ, टाइम मैनेजमेंट। ओके, पुअर बेसलाइन डाटा। और राइट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत सॉलिड पॉइंट हैं आपके जो आपने जो है वो हाईलाइट किए हैं। कुछ पॉइंट मेरे पास हैं, आई वुड लाइक टू शेयर। पहली चीज़, पुअर स्कोप डेफिनेशन। कि स्कोप क्या होता है कि प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है क्या नहीं करना, वो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाज़ औक़ात वो सही तरीके से डिफ़ाइंड ही नहीं होता। आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी हमने जो है वो विलेज काउंसिल्स की ट्रेनिंग करनी है सैनिटेशन के ऊपर। अब आप कहते हैं कि जी 50 विलेज काउंसिल्स की हमने ट्रेनिंग करनी है, स्कोप डिफाइन कर रहे हैं आप। लेकिन इस स्कोप के साथ अगर आप लोगों को जो विलेज काउंसिल के मेंबर है ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप उनको कुछ फूड वगैरह ऑफर कर रहे हैं, तो जाहिर है पर पर्सन कॉस्ट आपको आएगी फूड पे। तो कई दफ़ा ये होता है कि हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि उस विलेज काउंसिल की जो हमें ट्रेनिंग करनी है तो उसमें एवरेज नंबर ऑफ पर्सनस कितने होंगे। तो स्टाफ जो है वो कहते हैं कि यार वहाँ पे वो लोग भी इकट्ठे हो गए थे, ये भी हो गए थे, तो 15 लोगों को करना था, हमने 35 को कर दिया। कम्युनिटी के लोग वहाँ पे थे, हमने उनको बता दिया, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। सो स्कोप जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन करने का फ़ायदा जो होता है कि प्रोजेक्ट टीम बहुत जो है वो क्लियर होती है। अब जो ऊपर के फंड अगर यूटिलाइज हो गए 30 लोगों की आपने एक्स्ट्रा मील के खर्च कर दिए हैं, तो वो कहाँ से पूरे होंगे। ओके, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं स्टाफ को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को होती, उस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा होता है कि आपके लैक ऑफ लीडरशिप कंसिस्टेंसी, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो इसको मैनेज कर रहा है वो बीच में छोड़ जाए। इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जिस तरीके से उसने स्टेक होल्डर के साथ अपना इंटरेक्शन रखा हुआ था, वो सारी चीज़ें की हुई थी, टीम के साथ अपना एक रैपो डेवलप किया हुआ था, 6 महीने का साल का प्रोजेक्ट है और बीच में 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वो छोड़ के चले गए, तो प्रोजेक्ट जो है वो सफ़र करता है, टाइम जो है उसका सॉरी आगे बढ़ जाता है, कम्युनिकेशंस फेल हो जाती हैं, कई दफ़ा आपस में कम्युनिकेशन चैनल्स अच्छे हम नहीं कर सकते, और टारगेट रियलिस्टिक नहीं होते। 5000 लोगों को ट्रेन करना 2 महीने के अंदर, टारगेट रियलिस्टिक नहीं, आप फेल हो जाते। लैक ऑफ डायरेक्शन है, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। डोनर जो है वो फुल टाइम कमिटमेंट नहीं शो करता। नॉट अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, स्टेटेड फॉर रॉन्ग रीज़न, स्टार्टेड फॉर रॉन्ग रीज़न। आपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है तो आप लोगों की खिदमत करने के लिए तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके में वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपके रीजंस गलत हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, तो ऑब्वियसली आप जो है वो प्रोजेक्ट की वो ऑब्जेक्टिव जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रोफेशनल टीम आपने बता दिया, प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान आपने वो भी बता दिया, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ये भी है। ओके, बाकी कंपोनेंट जो है वो टाइम हो चुका है। फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। अभी तक जो हमने किया है उसमें हमने प्रोजेक्ट प्रोग्राम, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
और वाई प्रोजेक्ट फेल इस पे बात किया। टाइम हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो ये आप अभी सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं चैट में आज के सेशन के हवाले से। ओके, ताहिरा का क्वेश्चन है कि क्या हमने टॉपिक जो है वो अपने प्लान के मुताबिक कंप्लीट कर लिया है। इसमें दो था, एक प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया, किस प्रोजेक्ट को हम किस बेस पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिक्लेयर करते हैं, वो रह गया है। एंड द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से 2 स्लाइड्स थी। क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया तो मैं टाइम से एक्सीड नहीं करूँगा। हमने कुछ 10 मिनट लेट शुरू किया था, कुछ टेक्नोलॉजी का रीज़न भी रहा, तो इस वजह से वो 2 स्लाइड्स एज पर प्लान जो है वो मिस हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसको कवर कर लेंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। आई होप ताहिरा ये आपके जो सवाल है उसका जवाब हो गया। तारिक सही साहब ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड का जिक्र कर रहे हैं। आई वुड लव टू डू इट, और वो इस वजह से भी कि मैं स्फेयर मिनिमम स्टैंडर्ड का रजिस्टर्ड ट्रेनर हूँ, कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड का मैं ट्रेनर हूँ, इंटेलिजेंसी नेटवर्क फॉर एजुकेशन इमरजेंसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स का भी मैं ट्रेनर हूँ। सो स्टैंडर्ड को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में शेयर होगा वो। तारिक साहब आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया, लेकिन वो किस सेशन में होगा वो हम उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में पॉसिबल नहीं होगा। इमरान साहब ने यही कहा है, इंशाल्लाह होपफुली हम के 1 या 2 सेशन को इस पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको ज़रूर लेंगे कि एज़ पर CHS फिर हम प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑडिट्स कैसे कर सकते हैं एज़ पर स्टैंडर्ड्स, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। प्रैक्टिकल टूल दूंगा आपको। कंटेंट पे हमारी बहुत कम बात होगी, सारा प्रैक्टिकल टूल आपके साथ शेयर होगा, उसकी एप्लीकेशन पे बात होगी जिसको आप यूज़ कर सकें। मेरे लिए प्रायोरिटी ये नहीं है कि आपको ये बताऊँ कि नॉलेज ये चीज़ होती है, वो आप गूगल करके भी सीख सकते हैं। शेयर की जाएगी जाहिर साहब, प्रेजेंटेशन बिल्कुल शेयर की जाएगी। आखिर में अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो मैं आपके साथ जो है वो एक बहुत सिंपल सा मूड मीटर शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ इसको क्लिक कर लीजिएगा। ये आपके सामने मूड मीटर आ गया जी। ओपन, यस। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से बहुत अच्छा लगा।